नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी रेलवे के अंदर, यानी कि रेल के अंदर जो है आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है इंडियन रेलवे के अंदर। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को इंडिया में किसी भी जगह से देख रहा है, किसी भी राज्य से देख रहा है, या फिर कोई इंडिया का नागरिक, इंडिया का वो इंसान जो कि इंडिया में जन्मा है, यानी कि डीओ भी उसकी जो है वो इंडिया की है, तो उन सब के लिए जो है ये वैकेंसी होने वाली है। मैं आपको बता दूं, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अप्रेंटिस की जॉब निकाल दी गई है, जो कि आरआरबी की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। आप कह लीजिए आरसीसी भी हम उसको कहते हैं, आरसीसी या आरआरबी सेम ही है आपका। तो उसके अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसको हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अप्रेंटिस की जॉब है, जैसे हम पहले भी कवर करते रहे हैं। अप्रेंटिस की वैकेंसी वो होती है, यानी कि आपके पास उस फील्ड की, उस चीज़ की, उस काम की क्वालिफिकेशंस तो हैं, बट वो काम जो है वो आपको शायद नहीं आता, लेकिन आता भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कभी आपने करा नहीं है। और तो उस काम के लिए वो एक जॉब होती है अप्रेंटिस की जॉब, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक उस फील्ड के अंदर एक फ्रेशर के तौर पर उस इंसान का काम करना, जो कि उसने कभी पहले नहीं करा है, लेकिन उसके पास उस फील्ड की क्वालिफिकेशंस है। तो उससे रिलेटेड ये वैकेंसी आती है। और ये अप्रेंटिस एक्ट था इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि लाया गया था बहुत सालों सालों पहले, जिसको लेकर ये वैकेंसियों में रिक्रूटमेंट कराई जाती है। अभी मतलब अगर आप देखेंगे तो भारतीय रेल, यानी कि पूरे भारत में आप जहाँ पर भी रेलवे देखते हैं, यानी जहाँ पर भी ट्रेनें देखते हैं, तो वो सारी जो है तो उनके अंदर ये वैकेंसी रहेगी। तो मैं वही कवर करूँगा कि किस पोस्ट पर वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा कवर करने वाला हूँ इस जॉब का। मैं आपको बता दूं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जो कि ईस्टर्न रेलवे की है। आपको देखो दिखाया जा रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्टर्न रेलवे की। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, नोटिफिकेशन को भी और लिंक को, वेबसाइट के लिंक को भी। और रही बात फॉर्म की, फॉर्म जो है वो आपका अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वो आपको अभी एक्टिव जो है वो 2 हफ्ते बाद आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने आपको ये भी डेट क्लियर कर दी है। हम चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ, हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ इस जॉब के बारे में। मेन मैं शॉर्ट में बता दूं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तब से लेकर जॉब जो मिलेगी आपकी, पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अब डायरेक्ट उस पर चलते हैं। तो देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है ईस्टर्न रेलवे ईस्ट। अब देखिए, आप ये बात जानते होंगे या नहीं भी जानते, तो आज जान लीजिए कि जो भारतीय रेलवे है वो आपका ईस्टर्न रेलवे अलग होता है, नॉर्थर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट करके जो आपके रेलवे होते हैं, और एक सेंट्रल रेलवे। तो ये रेलवे को ही डिवाइड किया गया है आपके इंडिया के अंदर जितनी भी जगह हैं, उस हिसाब से रेलवे को डिवाइड किया गया है, जो कि एक गवर्नमेंट वैकेंसी होती है। यानी कि जो रेल है आपकी भारतीय रेल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि आप समझ लीजिए, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेनों में ले जाया जाता है रेल के अंदर, तो उसके अंदर ये वैकेंसी आपकी आती है। तो मेन आप ये समझिए, ईस्टर्न रेलवे आरआरसी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से वैकेंसी आई है आपकी। और ये आपका कोलकाता में जो है यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे का मेन वहाँ पर हेड ऑफिस है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे नोटिफिकेशन किसके लिए है, एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होगी सबकी, मतलब सबको वो काम सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उस काम के लिए जो भी है ये आपसे काम रहेगा आपकी फील्ड का। ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स, यानी अलग अलग जगहों पर रहेगा, ईस्टर्न जो भी आपके ईस्टर्न जगह हैं उसके अंदर। अब स्केड्यूल आप समझ लीजिए, स्केड्यूल ये रहेगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे तो आप फॉर्म जो है वो 27 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक पूरे 1 मंथ में अपना फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल हो अप्लाई करते हैं इस पर। इंडियन नेशनल्स फॉर ट्रेनिंग इन वर्कशॉप्स के अंदर हो सकती हैं, एंड डिविजन्स के अंदर हो सकती हैं ईस्टर्न रेलवे के, वो आपको बताया गया है यहाँ पे। 1961 में ये एक्ट आया था, अगर आपको जानना हो तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फिर हम बाद में कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। आप फिजिकली कोई मोड में अप्लाई नहीं करने वाले, मतलब कि आप कोई कहीं किसी ब्रांच पे जाके कोई फॉर्म लेके अपलोड नहीं करेंगे या उस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन जाएंगे। आपको मैं नोटिफिकेशन के साथ साथ लिंक दे दूंगा, जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आप उसी पर जाके अप्लाई करने वाले हैं इस पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये है द ऑनलाइन लिंक
वो आपका लाइव जो होगा वो आपका सेम डेट पर होगा जो यहाँ पर दी गई हैं, तो तब से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। मतलब आपका ये है कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स है जिसके लिए वैकेंसी पर जॉब ली जा रही है अप्रेंटाइज को, कौन कौन सी यूनिट मतलब कौन कौन सी जगहों पर है, और वो कौन कौन सी कम्युनिटी के लिए यानी कि SC ST OBC EWS जनरल और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रहेंगी वो हम जान लेंगे, और साथ में हम उसके ट्रेनिंग स्लॉट्स भी जानेंगे। अब देखिए जो नंबर ऑफ स्लॉट्स इंडिकेटेड इन दिस नोटिफिकेशन इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज। ये आपके जो नंबर ऑफ स्लॉट्स है डिक्रीज इंक्रीज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जो आपको एक्चुअली यहाँ पे भी बताया गया वो एक्चुअल फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें चेंज आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिजर्व राइट, उनके पास ये राइट है कि नोटिफिकेशन यानी कि ये भर्ती जो है, ये वैकेंसी जो है, ये जॉब आपको जो दे रहे हैं अप्रेंटाइज की, वो कैंसिल भी करी जा सकती है। तो आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। मैं आपको सारा कुछ इस जॉब के बारे में क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट at its discretion and such administrative decision will be final and binding on all। अब देखिए एब्रीविएशंस यूज कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ESM के लिए है यहाँ पे। UR इन सारी कैटेगरी जो भी यहाँ पे लिखे हैं सबके लिए वैकेंसी रहेगी। तो जो भी यहाँ पे इसके अंदर किसी भी कैटेगरी में आते हैं उन सब वो सबसे पहले खुश हो जाएं इस चीज़ को लेके कि उनकी वैकेंसी आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से डिवीज़न रहेंगे। एक आपका हावड़ा डिवीज़न रहेगा। हावड़ा डिवीज़न से जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं हावड़ा डिवीज़न से वो अप्लाई कर पाएंगे। स्पेशली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो ईस्टर्न रीजन में नहीं रहता या नहीं आता, यानी कि कोई वेस्ट साइड में रह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई मान लीजिए उड़ीसा में है, कोई झारखंड में है, तेलंगाना में है, असम में है, और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसी जगहों में है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड और उसके बाद कम्युनल ब्रेकअप। अब मतलब कम्युनिटी के हिसाब से बताया तो EWS और बाकी सारी कैटेगरी, जिनके पास कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है बट वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट समय से बनवा के इसमें अपलोड कर दें। नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप को एक UR कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई कर दें, इस वैकेंसी को ना छोड़ें। आउट ऑफ नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट्स 4% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर। अब देखिए डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 4% सीट रिजर्व करी गई है, 4% फिक्स्ड करी गई हैं। अब जैसे आप देखेंगे तो हावड़ा डिवीज़न के अंदर फिटर की वैकेंसी, जो भी कैंडिडेट फिटर के हिसाब से क्वालिफिकेशन ऑक्यूपाई करते हैं इसके अंदर आते हैं तो उनके लिए UR कैटेगरी से 114 वैकेंसी हैं, EWS से 28 वैकेंसी हैं, SC कैंडिडेट्स यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 42, ST मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 21, और फिर आपका OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 76, और टोटल यहाँ पे 281 हो जाएंगे सारी कैटेगरी मिला के। अब इसके अलावा जो अलग से आएंगी वो आपके आ जाएंगी डिसेबिलिटी के हिसाब से, तो 4 वैकेंसी तो उनके लिए हो जाएंगे। जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले कैंडिडेट्स हैं, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाले 4 हो जाएंगे। ये आप अपनी डिसेबिलिटी चेक करेंगे, आपको पता ही होगा आपकी डिसेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ लागू हो जाएगी आपके ऊपर। लोकोमेटर डिसेबिलिटी में आप देख लेंगे तो इस तरीके से आप इन वैकेंसियों को चेक कर लेंगे। 9 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रखी गई जो कि आपकी डिसेबल के लिए रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने जैसा बोला कि 4% हम रखेंगे डिसेबल के लिए, तो आप खुद देख सकते हैं ये जो आपका 281 है इसका 4% निकाल लेंगे, जो भी यहाँ पर आता हो वही वैकेंसी फिक्स हो जाएंगी इसकी 4% के हिसाब से। अब देखिए इसका 1% हो जाएगा 2.81 यानी कि लगभग 3, तो 3 × 2 यानी कि 12, और वहाँ पे पॉइंट था तो लगभग 9 to 10 वैकेंसी होती हैं, तो वही आपकी लिखी हुई है यहाँ पे। सेम अब वेल्टर में आप देखेंगे तो वेल्टर में भी आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। UR में 25 है, EWS में 6 है, SC में 9 है, ST में 5 है, OBC में 16 है, और टोटल 61 है। डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रह जाएंगे, 3 वैकेंसी हो जाएंगी। 60 के हिसाब से आप देखेंगे तो 61 में आपका 6.1 यहाँ पर जो है यानी 10% हो जाएगा, यानी कि और 5% हो जाएंगी यहाँ पे, लगभग 2 to 3 वैकेंसी हो जाएंगी जो आपकी 4 to 5% में आएंगी, तो 3 वैकेंसी उसको कर दिया है। सेम अपना नेक्स्ट आ जाता है मैक की। ये आपकी वैकेंसी है जो कि आप देख सकते हैं MV लिखा हुआ है इसके नीचे और कहीं GE लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लियर करता हूँ मैं, ज़रूर दिया होगा इसमें आगे। तो ये आप यहाँ से देखेंगे सारी वैकेंसी अपनी, पहले अपने ट्रेड को चेक करेंगे। यहाँ पर आपका एक तो मशीनिस्ट है, कारपेंटर है और पेंटर भी है, यहाँ पे लाइनमैन भी है। जनरल लाइनमैन मतलब आप जानते हैं लाइनमैन का काम क्या होता है, जो पटरी यानी कि जो रेलवे का ट्रैक होता है उसके वहाँ पे काम रहता है। वायरमैन के लिए अलग है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए अलग है, मैक मतलब मैकेनिक रहेगा, और DSL मतलब डीजल रहेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, मैकेनिक मशीन टूल मेंट
ये भी आपकी वैकेंसी रहेगी। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि आपकी 659 वैकेंसी टोटल है। और इसको अगर आप इसके अंदर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब डिसेबिलिटी वाली इसके अलावा रहेंगी, वो इनसे अलग रहेंगी, तो ये वैकेंसी हो जाएंगी। और प्लस आपकी जो यहाँ लिखी है ये वाली हो जाएंगी। तो जो भी हावड़ा डिवीजन से अप्लाई करना चाहें तो इतनी वैकेंसी पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे अप्रेंटिस जो है वो आपकी लिलुहा के अंदर है, लिलुहा वर्कशॉप के लिए है। तो लिलुहा वर्कशॉप डिवीजन में आपकी देखेंगे तो फिटर के लिए 97 यूआर से टोटल यहाँ पे 240 रहेंगे, और डिसेबिलिटी हिसाब से भी आप चेक कर पाएंगे। फिर आपका मशीनिस्ट, और उसके बाद आपका टर्नर, वेल्डर, और फिर पेंटर जनरल, और इस तरीके से वैकेंसी आप सारी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी इस डिवीज़न में आपकी 612 वैकेंसी टोटल हो जाएंगी। और इस तरीके से ही हम नेक्स्ट डिवीज़न आपका आता है सीलदह डिवीज़न के अंदर वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो डिपार्टमेंट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, फिटर, वेल्डर और ये सब कौन से डिपार्टमेंट में है। और फिर आपका नेक्स्ट वेल्डर के लिए भी है। और ये टोटल इस तरीके से इस डिवीज़न में आपकी 440 वैकेंसी हो जाएंगी। जो कैंडिडेट्स, जो कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी ये वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं सारी वैकेंसियाँ लिखी हुई हैं। तो टोटल मैं इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट डिवीज़न कौन सा है, नेक्स्ट डिवीज़न है यहाँ पे कंचरापारा वर्कशॉप। अब कंचरापारा वर्कशॉप के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिटर के लिए भी लिखी हुई है वैकेंसी। फिटर के लिए 60 वैकेंसी हैं, वेल्डर के लिए 35 हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 66 हैं, और फिर मशीनिस्ट के लिए 6 वैकेंसी हैं। और इस तरीके से टोटल यहाँ पे 187 वैकेंसी टोटल हो जाएंगे इस डिवीज़न में। मालदा डिवीज़न में आप देखेंगे तो मालदा डिवीज़न में टोटल वैकेंसी 138 रहेंगी। फिर आपका आसनसोल डिवीज़न के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 412 होने वाली है। अब इसके बाद आपका जमलपुर के अंदर वैकेंसी टोटल जो हो जाएंगी वो 667 हो जाएंगी, यानी कि 667 वैकेंसी हो जाएंगी जमलपुर के अंदर। तो ये मैंने आपको सारे डिवीज़न क्लियर कर दिए। ये 6 से लेकर 7 ऐसे डिवीज़न हैं जिनके अंदर वैकेंसी है। अब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ, तो जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है उसको यहाँ पर रिजर्वेशन में लिया जाएगा और इसे दी जाएगी, उसको रिजर्वेशन वहाँ पे दिया जाएगा, वो जो यहाँ पे लिखा है, जो कि हर बार होता है। अब इसमें बात आती है आपकी नेक्स्ट डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, द टाइप्स एंड डिग्री ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटी OH सुटेबल फॉर डिफरेंट पोस्ट नोटिफाइड अबव आर मेंशन बिलो। अब देखिए फिटर के लिए जैसे मान लीजिए लोअर लिम्प पार्शियली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन, तो वो ज्वाइन कर सकता है। फिर ये सारी द टाइप एंड मतलब फिटर जैसा टाइप हो गया, एंड डिग्रीज ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज सुटेबल फॉर डिफरेंट पोस्ट, तो किस पोस्ट के लिए कौन सी डिसेबिलिटी डिफॉर्मिटीज़ या डिसेबिलिटी जो है वो सूटेबल रहेंगी वो यहाँ पर बताएगी। टर्नर के लिए बता दी है, बाकी चीज़ों के लिए बताएगी, तो आप चेक कर लेंगे। ओनली लोकोमोटर और सेबरल फैलेसी जैसी चीज़ें जो हैं विद नो सीरियस डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइनल column having not less than 40% disability and hearing handicapped person having 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequency are eligible to apply, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नो हेयरिंग एड विल बी परमिटेड। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन ये रहेगी कि एज में आपको बताया था, एज में ये बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 साल का होना चाहिए कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए, एंड शुड नॉट कंप्लीट वो 24 साल का ना हो पाए। 24 से कम होगा तो अप्लाई कर देगा, और जो 24 टच कर गया है उससे ऊपर हो गया तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड रहेगी। और यहाँ पर एज जो है आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट से देखी जाने वाली है, जो यहाँ पे बता दिया गया है। नो अदर डॉक्यूमेंट लाइक हॉरोस्कोप and affidavits, birth extract from municipal corporation, service record and like will be accepted। अपर एज लिमिट यहाँ पे 5 साल का SC/ST को रहेगा, OBC को 3 साल, 10 साल का डिसेबल को। तो ये आपको बता दिया गया रिलैक्सेशन। और एक्स सर्विसमैन और बाकी कैंडिडेट्स यहाँ से चेक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन ये रहेगी, कैंडिडेट को 10वीं पास होना जरूरी है, या फिर वो 12वीं पास एंड इट्स इक्विवेलेंट अंडर 12th पास सिस्टम, मतलब 12th प्लस सिस्टम +2 के सिस्टम के हिसाब से वो 10th पास होना चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा कि 12th पास, 10th पास 50% मार्क्स के साथ कम से कम। और वो जो है वो, और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि मान लीजिए नेशनल ट्रेड यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उसके पास, मतलब नेशनल लेवल पर उसका उसकी फील्ड से रिलेटेड उस ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट है, यानी कि NTC
तो वो इज नोटिफाइड ट्रेड इशूड, वो उसका एनसीवीटी की तरफ से आपका इशूड होना चाहिए या फिर एससीवीटी से होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फिर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है, सिलेक्शन कैंडिडेट का होगा इस पोस्ट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड respective eligible candidate who can apply the notification. Merit list will be prepared on the basis of data details filled up by the candidate in the form. Formula para 5 will be followed और रॉन्ग डिटेल देन कैंडिडेट। अब देखिए रॉन्ग डिटेल आपको फॉर्म में नहीं देनी है, करेक्ट डिटेल देनी है। आपका सिलेक्शन आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर होगा, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे भी रीड करा है तो मेरे को पता लगा कि यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है आपका। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 50, अब मान लीजिए 50% कम से कम 10th में मांगे, कोई कैंडिडेट 90 ला रहा है तो वो उसका सिलेक्शन होना ज़्यादा आसान रहेगा। एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडेट ने 80.58% मार्क्स जो है इसने 10वीं में लाया है एंड 91.68 जो है मार्क्स ITI सर्टिफिकेट्स में लाया है, तो देन मार्क्स कंसिडर फॉर सिलेक्शन के लिए जो कंसिडर होंगे वो होंगे विल बी 1/2। इन दोनों को मिलाया जाएगा और उसको 1/2 यानी कि उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो भी आएगा वो आपका माना जाएगा। ये नोट में कुछ पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस में आपको बताया तो 100 रुपीज़ फीस रहेगी और नो फीस हाउएवर इट्स पेड। अब तक रिजर्वेशन कैंडिडेट फीस पे नहीं करेंगे, सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स ही पे करेंगे। हाउ टू अप्लाई में आपको बताया तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, RRC ईस्टर्न रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च कर लेंगे, नहीं तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आ जाएंगे। वहाँ से सबसे पहले आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें डाल के आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। अब रजिस्टर तो हो गए आप, अब रजिस्टर होने के बाद अब उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम, एड्रेस और जेंडर, ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद आप एक ID प्रूफ मांगा जा सकता है आपसे। साथ में वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो, साइन जैसी चीज़ें अपलोड कर देंगे, 10th सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, ITI सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे अगर आपका रिजर्वेशन है। ये सारी चीज़ें अपलोड करके आप एंड में फ़ीस पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस लिखा है, इसको रीड कर सकते हैं, मैंने डिस्कस कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में जो भी अपलोड करने का फॉर्मेट रहेगा उसको फॉर्मेटाइज कैसे करना है या उसको जो है कंप्रेस्ड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप एक वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो पहले ही आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वही देखिए सारा सेम वही लिखा है। इनवैलिड एप्लीकेशंस की सिचुएशन लिखी है, जैसे सिग्नेचर अगर आपने मान लीजिए सारे कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया तो वही वो कैंसिल हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देख लीजिए बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर नहीं दिया, अपलोड नहीं करा, जबकि आप बोल रहे हैं कि मैं उस रिजर्वेशन में हूँ, तो वो भी आपका फिर फॉर्म कैंसिल होगा। और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट फाइनली एंगेज वो है उसको ले लिया जाएगा, प्रोवाइडेड स्टाइपेंड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। अब स्टाइपेंड क्या रहेगा वो यहाँ पे अभी लिखा नहीं हुआ है। नेक्स्ट आप ये भी देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन प्योरली फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया जा रहा है, आप सोच ले कि आपकी परमानेंट जॉब है, एक कर्मचारी के तौर पर नहीं है आप। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी जॉब है जो कि फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है, एक समय तक ही चलेगी और उसमें हम सीख भी रहे हैं और काम के साथ साथ हमें पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ आपकी रहेगी। एंड बाय इटसेल्फ कन्फर एनी राइट appointment in railway services by default. However, 20% of the vacancies. अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर ये बोला गया है, इन मैटर्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एडमिटेड द कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट, द डिसीजन ऑफ RRC का ही जो है फाइनल रहेगा कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा परसेंट वाले को सिलेक्ट ना करें, अगर उनको लगता है कोई प्रॉब्लम सी उनको लग रही है कि हम इसको नहीं ले सकते, बहुत सारे कारण उनको दिखे तो कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया। सिंपल शब्दों में नोटिफिकेशन में यही है कि टोटल वैकेंसी जो है वो 3100 से तो ज़्यादा है, यानी कि 3100 से वो वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन साथ में आपका ये भी है कि अभी जो वैकेंसियाँ हैं वो पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, जिसको भी एलिजिबल लगे अप्लाई कर दे, सिर्फ 10वीं पास 50% मार्क्स के साथ जो भी है वो अप्लाई कर दे। और ये जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब है अप्रेंटिस की, ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे मिलेंगे और क्या ही चाहिए आपको। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, SC ST में कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये रहेगा, आप इसको अपलोड कर देंगे कैटेगरी वाइज। फिर
और एक गवर्नमेंट है ये काम, कोई ऐसा नहीं है प्राइवेट में। और दूसरा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट के लिए, उनके लिए भी सर्टिफिकेट जो होगा वो ये इस फॉर्मेट रहेगा। ये वाला सर्टिफिकेट पहले प्रिंट होगा, उसके बाद फिल होगा और फिर ये अपलोड होगा फॉर्म के साथ। ये आपको क्लियर हो गया है। डिक्लेरेशन रहेगा कैंडिडेट की तरफ से। डिक्लेरेशन किस चीज़ से आप उसको रीड करेंगे, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ये रहेगा। और इस तरीके से आप सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट्स ये रहेंगे, इसको सबमिट कर लेना। ये फॉर्म्स की डेट्स के हिसाब से आपको कर देनी है अपलोड, लेट नहीं करना है आपको इसमें। ये आपके सर्टिफिकेट सारे यहाँ पे डाले गए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है जो वो आपका यहाँ पे रहेगा। आई, ईयर्स और स्किन, इन सब के टेस्ट होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा। ऑब्जर्वेशन जो भी मेडिकल ऑफिसर ने करा हो वो यहाँ पर आपका आएगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन करा है मेडिकल ऑफिसर ने, कि आईज लेवल आपका क्या करा है, ईयर्स के बारे में क्या देखा, स्किन और स्पीच और ये सारी चीज़ें वो भी जो भी रहेंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और ये आपको शुड बी प्रिंटेड ऑन सिंगल पेज एट बोथ साइड। इसको आपको एक ही, इस पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट तो कराना है, लेकिन इसको आगे पीछे दोनों साइड में कराना है और फिर इसको फिल करके सबमिट कर देना है फॉर्म के साथ। ऐसा ना करें कि अलग अलग पेज में करें। ये आपको क्लियर हो गया और ये पूरा आपका फॉर्म प्रोसेस रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी बता दी। यहाँ पे इन्होंने स्टाइपेंड नहीं बताया, मेनली इन्होंने एक जनरल आइडिया दिया है कि जो रूल्स के हिसाब से होता है वैसा ही रहेगा। ये बताया गया है आरआरसी की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। तो 3100 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं पूरे इंडिया के अंदर। जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर दे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।